हमारे देश की 80% आबादी गांव में रहती है और खेती पर आधारित है। हम कितनी भी एक्टिविटीज रखें देश में, कितनी भी एक्टिविटीज करें, लेकिन हमारा आधार जो है, आधार खेती है, गांव है। और हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी लिखते हैं, हमारे फोकस में, हमारे केंद्र में हमेशा गांव आता है, किसान आता है, किसान की पीड़ा आती है। तो इस व्याख्यान में भी हम किसान की पीड़ा को ही व्यक्त कर रहे हैं कि इस विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है किसान को, टेक्नोलॉजी दी है, उपज बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन साथ साथ किस पीड़ा से गुजर रहा है उसको भी हम रखना चाहेंगे। 70 आज से करीब 50 साल पहले तक हमारी खेती बाड़ी का जो तरीका था, पारंपरिक था। पूरी कृषि व्यवस्था गोवंश आधारित थी। हल बैल से खेती होती थी, गोबर से कंपोस्ट खाद बनती थी, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद का उपयोग होता था। सिंचाई की सुविधाएं न के बराबर थी, जहाँ सिंचाई होती भी थी काफ़ी श्रम साध्य थी। इस तरह का हमने थोड़ा शुरुआत में दिया है कि पारंपरिक खेती किस तरह से हुआ करती थी। फिर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के पूर्व एक हमने उदाहरण दिया है। 1889 में डॉक्टर जॉन ओल्कर आए थे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उनको यहाँ भारतवर्ष में भेजा गया था कि आपको भारतवर्ष की खेती बहुत पिछड़ी हुई है, उस खेती के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो उन्होंने जो लिखा था, रिपोर्ट हम यहाँ उदाहरण करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा था कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह विचार असत्य है कि भारत की खेती आदिम और पिछड़ी है। यदि यहाँ की खेती किसी मामले में पिछड़ी है तो यह कि यहाँ वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो अन्य स्थानों पर हैं। मैं निडर होकर कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश कृषि के विकास के लिए सुझाव देना आसान है, परंतु भारत के लिए कठिन है। यह निश्चित है कि मैंने कहीं भी खेती की ऐसी उत्तम तस्वीर नहीं देखी जहाँ कठोर श्रम, अध्यवसाय, उपजाऊ संसाधनों के मेल से सावधानी पूर्वक खेती की जाती है। तो सन 50 आज से 50 साल पहले तक, 40 साल पहले तक जो खेती का तरीका हमारे यहाँ का था वो पूर्णतः वैज्ञानिक था। कुछ बातें थी, ये सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, कुछ बातें थी जिनके कारण उपज हमारे यहाँ बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जो तरीका था वो पूर्णतः वैज्ञानिक था, जिसकी पहले समय में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब हरित क्रांति के संबंध में हम थोड़ा बताएंगे कि मोटी मोटी बातें कि हरित क्रांति के आने के कारण क्या क्या दुष्प्रभाव हुए उस संबंध में। देखिए, हरित क्रांति का प्रयोग देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में शुरू किया गया, जहां पहले से ही खेती की अनुकूल परिस्थितियां जैसे उर्वर जमीन, जल की पर्याप्त उपलब्धता मौजूद थी। एक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि थे। यहाँ की बहुफसली खेती को योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से समाप्त करके एक फसली गेहूं धान की खेती के लिए विकसित किया गया। इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल के दोहन के लिए नलकूपों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। सड़क, बिजली, मंडी, कृषि यंत्र, उर्वरक और कीटनाशक कारखानों का विकास किया गया। जिन क्षेत्रों में जमीन कम उर्वर थी, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था संभव नहीं थी, जहां संकर बीजों के उपयोग लायक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल था, वहां की खेती को राम भरोसे छोड़ दिया गया। हमारे कहने का अर्थ यह है कि कृषि क्रांति जो आई, ये केवल हिंदुस्तान की 40% के क्षेत्र में आई है और उन क्षेत्रों में आई है जहाँ की इसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। जो दूर दराज के इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे या जंगली इलाके थे, या जहाँ पहले से ही बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, वहाँ कृषि क्रांति आज भी नहीं आई है। आज भी 60% जो खेती हमारे देश में हो रही है वो वैज्ञानिक खेती हो रही है, वर्षा आधारित खेती हो रही है, और उसके लिए आज तक कभी कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो सारा कुछ हुआ है खेती के लिए, वो 40% के लिए हुआ है। इस हरित क्रांति से मिला क्या हमको? एक तो जो सब लोग उल्लेख करते हैं कि 1950 के आसपास हमारा जो उत्पादन था वो करीब 5 करोड़ टन के आसपास था, सीमित था। और उसके बाद जो परिस्थितियाँ देश में आई, अकाल आए, तमाम लोग भूखमरी के शिकार हुए। उसके कारण जो है, जो योजनाकारों का ध्यान दिया कि भाई खेती की उपज बढ़ाई जाए। तो आज 21-22 करोड़ टन का उत्पादन हो रहा है, देश आत्मनिर्भर हो गया है इस मामले में। लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हुए उसमें, जैसे मिट्टी बांझ हो गई। जिन इलाकों में हरित क्रांति आई वहाँ की मिट्टी बांझ हो गई, इस पर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। फसल की विविधता चक्र टूट गया। मैं गांव में रहता हूँ और गांव हम 50 साल पहले से आज तक गाँव को देख रहे हैं। पहले हम लोगों के यहाँ 4-5 चीज़ें एक साथ हो जाती थी।
बचपन में हमारे यहाँ खरीफ की खेती में अरहर, बाजरा, तिल, मूंग, रेंगी आदि एक साथ हो जाते थे। इसका एक फायदा यह था कि एक बार की जुताई और बुआई में साल भर तक फसल ली जाती थी। पहले मूंग और तिल तैयार होता था, इसके पश्चात बाजरा तैयार होता था, बाजरे के बाद अरहर और रेंगी की फसल ली जाती थी। इस तरह की खेती का दूसरा बड़ा फायदा यह था कि यदि कोई फसल नहीं होती थी या बीमारी से ग्रस्त हो जाती थी तो अन्य कुछ फसलों का होना निश्चित था, यानी घाटे का कोई सवाल नहीं था। इस मिश्रित खेती से मिट्टी की उर्वरता पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था। तो बाद में क्या हुआ, जब हरित क्रांति का असर आया तो उसमें क्या हुआ, एक फसल ली जाने लगी। जो फसली खेती हुआ करती थी उसको समाप्त किया गया, एक फसल ली जाने लगी, गेहूँ लिया जाने लगा, धान लिया जाने लगा। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शुरू में जब प्रचार करने आए वैज्ञानिक लोग, कृषि विभाग के लोग, उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ धान गेहूँ में सरसों बोई जाती है, उन्होंने सरसों भी बंद कर दिया, कहने सीधे पूरे गेहूँ को, धान बोई जाता पूरा धान को। तो एक फसल जब ली जाने लगी तो बड़ी इसमें दिक्कत यह है कि जब कोई बीमारी आती थी तो पूरा का पूरा इलाका जो बीमारी से ग्रस्त हो जाता था। दवाएं जो मिलती थी मार्केट में, दवाओं का अभाव होता था, कभी कभी दवाएं जो है मच्छर मिल जाती थी, वो दवाएं निष्प्रभावी होती थी। इस तरह से कभी कभी बहुत लंबा नुकसान खेतों को हो जाता है। अब फिर उलट करके आगे आए कि लोग कितनी सलाह देने लगे हैं कि भाई एक फसल नहीं बल्कि 2 फसलें 3 फसलें हो। यहाँ तक कि उसमें जो कुछ फूल वाली खेती के लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर फसलों के बीच में गेंदे की खेती की जाए, पेड़ लगाए जाए तो उसमें कीटनाशकों का असर कम होगी। इस तरह से अब फिर उलट करके कृषि की तरफ आ रहे हैं कि एक फसली खेती की बजाय 2 फसली खेती 3 फसली खेती की जाए। तो इस तरह से हो रहा है। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जो आमतौर पर कहा जाता है कि जो हाइब्रिड के बीज हैं, जो अधिक उत्पादन वाले बीज हैं, वही बहुत लाभदायक हैं। ऐसा इसका हमने उदाहरण दिया है कि देसी प्रजाति के जो बीज हैं, तमाम फसलें ऐसी हैं जिससे भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। धान की अधिक उपज देने वाली किसी संकर प्रजाति का उत्पादन आमतौर पर 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है, जबकि देसी प्रजाति के बासमती धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब 30 क्विंटल होता है। बिक्री में संकर प्रजाति का चावल यदि 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा तो बासमती करीब 8000 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा। इस तरह प्रति हेक्टेयर संकर धान से जहां आमदनी 1000 × 50,000 रुपये होगी, वहीं बासमती से 8000 × 30 बराबर 2,40,000 रुपये की आमदनी होगी। बासमती के उदाहरण से हमने सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है कि ये माना जाता है कि जो देसी प्रजातियां हैं सब बेकार हैं। देसी प्रजातियों में भी तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे बहुत अच्छी आमदनी ली जा सकती है और कहीं कहीं लोग ले भी रहे हैं। इसी तरह से हरित क्रांति का एक प्रभाव हुआ है कि जो पानी जल का स्तर था वो बहुत नीचे गया, सभी जानते हैं, इसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ कारण नहीं है। ये कीटनाशकों का जो दुष्प्रभाव हुआ है वो सभी जानते हैं, इसको पता नहीं है। जैविक खेती के संबंध में हमारे यहाँ कुछ प्रयोग हो रहे हैं। केंचुए की खाद पर हमारे यहाँ कई किसान काम कर रहे हैं, करीब 1 दर्जन किसान केंचुए की खाद बना रहे हैं। हमारा जो अनुभव है देखा हमने कि आजकल जब बुआई होती है जो है रबी की खेती के लिए, तो बुआई में डीएपी खाद की बड़ी समस्या होती है, बहुत मारामारी होती है और अभी भी हो रही है, डीएपी नहीं मिल रही है। और किसान ने मान लिया कि अगर डीएपी के साथ बुआई नहीं की जाएगी गेहूं की तो पैदावार नहीं होगी। हमारे यहाँ तो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले किसानों का ये अनुभव है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है खेती में, धान की खेती में, गेहूं की खेती में या किसी खेती में फसल में, उन्होंने बहुत अच्छी उपज लिया है। यहाँ तक कि रासायनिक जो खाद लोग डाल रहे हैं उससे भी अच्छी उपज ले रहे हैं। तो अब इस पर हमारे पास आंकड़े हैं और संभवतः इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जैविक क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं और हिंदुस्तान की खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। खासकर 60% की खेती इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो 60% जो किसान हमारे देश में हैं उनके लिए जैविक खेती का ही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता है जो कि उन्हें उनका उद्धार कर सकता है और देश का भी उद्धार कर सकता है। अंत में निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष में ये है कि रासायनिक खेती को हम एक बार भी नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी कम कर देने पर उत्पादन गिरने का शंका है। और हमारे यहाँ जिन लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया, जिनका भी उदाहरण दिया हमने, उन लोगों ने एक बार की अगर डीएपी वगैरह का बंद कर दिया तो उपज कम हो गई, लेकिन 2 साल 3 साल में वो रिकवर हो जाता है, खेत बन जाता है जैविक। क्योंकि रासायनिक खादों से जो कीटाणु होते हैं या केंचुए वगैरह होते हैं नष्ट हो
जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है, अगर रासायनिक खेती को जैविक खेती बदलना है तो स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। दूसरी बात हमने ये लिखा है कि जो 60% बारानी खेती होती है हमारे देश में, उसका बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई है और उसमें जैविक खेती की भरपूर संभावनाएं हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए।